नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। ये चैप्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है। बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं। उसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पहली बार देखी है। जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो हमको टफी लगती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा रहता है ये, और थोड़ा थिंकिंग बेस पे रहता है। हमको सोचना पड़ता है इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला जिसको ज़्यादा याद रहेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, वो इस चैप्टर को आसानी से कर लेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी करने में। तो हम एक एक फॉर्मूला कैसे बना है, किस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो चैप्टर का नेम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री को ग्रीक अल्फ़ाबेट के अंदर या फिर ग्रीक लैंग्वेज में हम इसको बोले तो ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राई, गोन और मेट्री को मेट्रिन बताया गया है। ठीक है, मेट्रिन या फिर मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। ट्री का मतलब होता है या फिर ट्राई का मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है साइड्स, ओके, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड्स मेजरमेंट। अब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 3 साइड वाला क्लोज्ड फिगर क्या होता है। तो आप सभी को पता है ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल की जो साइड्स है उसके मेजरमेंट के बारे में बात करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ट्राइंगल आपको अच्छे तरीके से पता है बहुत तरह के होते हैं। अगर हम एंगल के बेस से बात करें तो ट्राइंगल के अलग अलग नेम है। अगर हम साइड के बेस से बात करें तो ट्राइंगल के अलग अलग नेम है। साइड के बेस पे आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना, स्केलिन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और अगर एंगल के बेस से बात करें तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्राइंगल पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा मैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इंट्रोडक्शन ऑफ 8.1, इंट्रोडक्शन ऑफ 8.1। 8.1 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 8.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नेम का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे। देखिएगा ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को अच्छे तरीके से पता है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इस ट्राइंगल का मैं नामकरण करना चाहूंगा। इसको बोलूंगा मैं ए, इसको बोलूंगा मैं बी, इसको बोलूंगा मैं सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपको देखने की नीड है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आगे वो सब एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको सामने लिया। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें से एक एंगल तो 90 का हो गया, मतलब बचे हुए जो 2 एंगल है उन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। आपको ये भी पता है कि 0 से ग्रेटर और 90 से लेस वाला जो भी एंगल होता है हम उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे। अब ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम 180 है, तो 90 तो ये हो गया, मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। मतलब ये दोनों सिंगल की बात करूं मैं तो 90 से कम होंगे, मतलब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल बनता है और 2 एक्यूट एंगल बनते हैं। ठीक है, अब आपके सामने 2 एक्यूट एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एंगल ए और एंगल सी। ठीक है, अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है, मतलब जस्ट इसके सामने वाली साइड, या फिर नहीं बोलो कि जस्ट इसके अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो लेटी हुई साइड है हम इसको बेस बोल देते हैं। और जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में ही एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो लग जाती है, उसका यूज हम आगे करेंगे, हम अभी नहीं कर रहे हैं वो, हम अभी कुछ दूसरी चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 साइड का हमको मेजरमेंट करना है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रेशो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेशो के बारे में। ठीक है, रेशो मतलब क्या? तो डिवाइड करना। रेशो मतलब क्या? डिवाइड करना। तो हमारे पास 3 साइड है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 साइड है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अभी एक्यूट एंगल ये है इसलिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर एक्यूट एंगल ये इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या? एक्यूट एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ए को एक्यूट एंगल मान रहा हूं, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता, हमेशा ये साइड ही होती है। जहां पे 90 का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल रहा हूं, मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहा हूं। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में बोलूंगा P और हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट में बोलूंगा H। तो मैं एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालता हूं तो इसका नाम मैं रखता हूं साइन A। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम मैं क्या रखता हूं? साइन A। ओके, अगर मैं बेस मतलब एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालता हूं, बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूं और हाइपोटेनस को तो S से ही कर रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को एंगल A के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कोस A बोलेंगे। ठीक है, ये नाम आपके सामने भी नया है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इनकी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन A होता है, साइन A। या फिर अगर मैं बोलूँ कि इस एंगल का मैं कुछ नाम रख रहा हूं तो एक ग्रीक लेटर होता है, इस दिखने में ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थीटा। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ए लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे थीटा भी लिखा हुआ आ सकता है, ए बी सी एक्स कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है ना। तो थीटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, थीटा। फिर से मैंने क्या बोला कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम साइन ए बोलते हैं। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कोस ए बोलते हैं। ठीक है, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखो, इस साइड का रेशियो मैंने इसके साथ ले लिया, इस साइड का रेशियो मैंने इसके साथ ले लिया। अब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा और इन दोनों का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है उसका नाम हम रखते हैं 10A। क्या नाम रखते हैं स्टूडेंट हम? 10A। तो ये जो मैंने 3 चीजें निकाली है ये रेशो है, और इन रेशो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा रेशो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने इस साइड को इससे डिवाइड करा, क्या आप इसको इससे कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हैं हम अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी तो इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम रखाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल उल्टा है साइन का, मतलब अगर आप एच को P से डिवाइड करोगे तो एक तो साइन का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन A जो है वो है P/H। और उल्टा कर देना मतलब रेसिप्रोकल कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल कर देना। तो क्या मैंने साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो साइन की वैल्यू को हम जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर देना। तो ये साइन A अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अगर मैं यहां से अगर वैल्यू का रेसिप्रोकल मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कर देते देखो, तो मेरे साइन A अपॉन 1 को 1 अपॉन साइन A बोल दिया स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन A। इसको उल्टा कर दिया तो इसकी वैल्यू को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? H/P। क्या हो जाएगा? H/P। और ये जो साइन का रेसिप्रोकल है, ये जो साइन का रेसिप्रोकल है, इसको मैंने एक नया नाम दिया, 1 अपॉन साइन A जो है इसको मैंने एक नया नाम दिया जिसको हम बोलते हैं कोसेक A।
यही बात समझ में स्टूडेंट्स, साइन एक तो साइन ए है, और जब साइन ए का रेसिप्रोकल करते थे हम, मतलब साइन ए को 1 के अपोन में ले जाते तो उसकी वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो उस रेसिप्रोकल को हम अब से एक नया नाम देंगे कि 1 अपॉन साइन ए को हम क्या बोलेंगे, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए को हम क्या बोलेंगे, कोसेक ए। एक और चीज, रेसिप्रोकल जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 5 लिखा, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 1/5, क्योंकि ये 5/1 है तो वो क्या होगा 1/5। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 1/5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बोल दोगे 5। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है और 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है, मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो मतलब 1 अपॉन साइन ए को आप कोसेक बोल रहे हो, तो 1 अपॉन कोसेक को आप क्या बोल दोगे, साइन बोल दोगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे ले गए, मतलब 1 अपॉन कोसेक है इक्वल टू साइन है, या फिर साइन है इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब से जैसे कि साइन ए जो मैंने निकाला p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए इक्वल टू p/h होता है। तो अगर मैं h/p बोलूंगा तो 1 अपॉन साइन ए, उसका नाम मैंने क्या रखा है स्टूडेंट्स, उसका नाम मैंने रखा है कोसेक ए। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक। ध्यान रखिएगा आप, सेम टू सेम जो काम मैंने साइन के साथ में करा है वही काम मैं किसके साथ में भी करूंगा, वही काम मैं किसके साथ में भी करूंगा, कोस के वैल्यू के साथ में भी करूंगा। अभी साइन का जो रेसिप्रोकल जो मैंने निकाला उसका नाम मैंने रखा कोसेक, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, बोला था साइन की जो वैल्यू है उसके उल्टी हो गई, मतलब h/p हो गई। ठीक है, जो काम साइन के साथ में करा वही काम मैं कोस के साथ में भी करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक बात आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करना, क्योंकि सारी बातें काम की है। ये जो मैं कर रहा हूं ये भी आप रफ में करिएगा, बहुत काम की चीजें हैं। तो साइन ए का रेसिप्रोकल मैंने अभी निकाला आपके सामने, तो मैं कोस ए की वैल्यू कितनी है आप देखो ध्यान से, कोस ए की वैल्यू b/h है। तो क्या मैं कोस का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन कोस करूंगा तो क्या इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा h/b। जैसे मैंने b के अपॉन में h लिया था, अब मैं h के अपॉन में b को ले रहा हूं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल का मैंने नाम रखा, क्या नाम रखा स्टूडेंट, सेक। इसके रेसिप्रोकल का मैंने नाम क्या रखा, सेक। ठीक है, मतलब 1 अपॉन, मतलब सेक ए जो होता है, सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोस ए। याद रखिएगा, ये सारी चीजें काम आएगी आगे। सेक ए मतलब 1 अपॉन कोस ए को मैंने क्या नाम दिया, सेक ए, और वैल्यू क्या हो गई, h/b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोस ए का रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक ए इक्वल टू h/b। अब आप समझ गए होंगे मैं टेन का भी रेसिप्रोकल करने वाला हूं। किसका रेसिप्रोकल करने वाला हूं, टेन का भी रेसिप्रोकल करने वाला हूं। तो टेन ए जो है वो है हमारे पास p/b। क्या है स्टूडेंट्स, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मतलब 1 अपॉन 10a हो जाएगा, 1 अपॉन 10a, और वो हो जाएगा b/p। 1 अपॉन 10a का नाम मैंने रखा कोट, 1 अपॉन 10a का नाम मैंने रखा स्टूडेंट्स कोट। तो कोट a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10, और आप इसको क्या भी बोल सकते हो कि 10a जो है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट a। दोनों बातें सही है, 1 अपॉन 10a को क्या लिख सकते हो, कोट लिख सकते हो, और 1 अपॉन कोट को क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ सेक में भी यही होगा, यहाँ सेक में भी यही होगा, मतलब कोस ए इक्वल टू आप 1 अपॉन सेक लिख सकते हो। तो 10 का जो भाई आया उसका नाम मैंने क्या रखा, कोट। 10 का जो रेसिप्रोकल आया उसका नाम मैंने क्या रखा, कोट, और उसने 10 की वैल्यू को उल्टा कर दिया, मतलब b/p। यही हो सकते हैं, 3 साइड थी, मैंने इसको इसके अपोन में रखा है ना, मतलब इसके अपोन में इसको रखा, इसके अपोन में, मतलब इसके अपोन में इसको रखा, और इसके अपोन में इसको रखा, और उनका उल्टा कर लिया। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन रही है, ये 6 कंडीशन ही बन रही है, और इन सभी कंडीशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितना होगा, 6 होगा स्टूडेंट्स। कितने होगा, 6 होगा। साइन ए इक्वल टू p/h, कोस ए इक्वल टू b/h, टेन ए इक्वल टू p/b, कोसेक ए इक्वल टू h/p, सेक ए इक्वल टू h/b, एंड कोट ए इक्वल टू b/p। आपको बस ये तीनों याद रखना है, ये तीनों तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे उल्टा करने पे। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो एक बहुत फेमस एक फॉर्मूला है इन चीजों को याद करने का, वो मैं बता देता हूं क्या है। तो देखिएगा, आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, पंडित
बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करोगे तो देखिएगा, साइन ए मतलब पी बाय एच, कोस ए मतलब बी बाय एच, टेन ए मतलब पी बाय बी। ठीक है, तो साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखने से आप साइन कोस टेन की वैल्यू आसानी से याद कर सकते हो। और जब ये याद हो जाएगी तो इनका उल्टा करोगे तो इनके रेसिप्रोकल मतलब कोसेक, सेक और कोड भी याद हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है इन चीजों को याद करने का, है ना। अभी हम फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ये 6 रेशो है जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, है ना। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप पी के बाद अपोन में एच को रखोगे साइन निकल जाएगा, बी के अपोन में एच को रखोगे कोस निकल जाएगा, और पी के अपोन में बी रखोगे टेन निकल जाएगा। रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये तीनों निकल जाएंगी। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ये एंगल ए है, एंगल ए पे मैंने थीटा बनाया तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। और दिख रहा है मुझे कि एंगल ए पे थीटा बन रहा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे थीटा दिया हुआ आ जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थीटा इक्विटेकल बन रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनस के रेशो को साइन थीटा बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे। एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले और बच रहे हैं, पहले वो करा देता हूं, उसके बाद कुछ नया सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू लिखी हुई बोर्ड पे। साइन ए इक्वल टू पी बाय एच, कोस ए इक्वल टू बी बाय एच। मैं चाह रहा हूं साइन की वैल्यू को डिवाइड करना कोस से, मैं साइन को कोस से डिवाइड करना चाह रहा हूं, देखते क्या होता है। तो ये लिखा मैंने साइन है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं कोस ए से। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? बोला सर पी बाय एच है। कोस ए की वैल्यू कितनी है? बोला सर बी बाय एच है। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी, पूरे के अपॉन में अगर सी अपॉन डी है तो ए अपॉन बी तो ऐसा ही रहता है, और ये जो सी बाई डी है ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल बन के आ जाता है, मतलब डी बाई सी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ आपके पास में, पी बाय एच, तो ऐसे रहेगा कि बी बाय एच जो है ये एच बाय बी बन के आ जाएगा, और आप एच से एच को कैंसिल कर दोगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा पी बाय बी, मतलब साइन ए अपॉन कोस ए कितना हो जाएगा? पी बाई बी। आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो तो आप क्या देख रहे हो, दोनों के आरएचएस सेम है, दोनों के आरएचएस सेम है, इसका मतलब दोनों के एलएचएस भी सेम होंगे, मतलब 10a जो है वो इक्वल होता है साइन ए अपॉन कोस ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ, 10a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 10a इक्वल टू साइन अपॉन कोस ए। तो 10a का रेसिप्रोकल को हम कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोट बोलते हैं। तो कोट a मतलब इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस a ऊपर आ जाएगा और साइन a नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक और नया फॉर्मूला आपके सामने बन के आया। 6 फॉर्मूले तो ये हो गए और 2 और ये बन गए। ठीक है, 10a इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है और कोट a इक्वल टू कोस अपॉन साइन होता है, उल्टा कर देते हैं हम, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा 10 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल वाले जो मैंने आपके सामने वर्ड बोला था, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। कोस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक। 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कोट। तो रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, उससे 3 नए फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखा रहा हूं, न कि आपको रटा रहा हूं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं, आप वैसे ही प्रिपेयर कीजिए। वैसे वैसे आप प्रिपेयर करोगे, बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम रेसिप्रोकल के बारे में बात कर रहे थे। रेसिप्रोकल जो है क्या होता है? तो अभी आपने बोला था कि सर, मैंने बोला था कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपने बोला था सर 1/5 होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? तो रेसिप्रोकल होता 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, लेकिन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई मैं 5 में करूं
तो आंसर 1 आ जाए, है ना। मतलब मैं 5 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। आप बोल दोगे सर 1/5 से करो, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 1/5 को 5 का रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या, तो आप बोल दोगे सर 5 है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। तो रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ गए होंगे, दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब उनका मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाए, हम उनको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसका रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बिल्कुल आप साइन ए का मल्टीप्लाई कोसेक ए में करोगे तो आंसर 1 आएगा। अब कैसे आएगा, साइन ए की वैल्यू होती है p/h इंटू कोसेक ए की वैल्यू होती है h/p, h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है 1 आता है। कोस ए में सेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। टेन ए में कोट ए का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 नए फॉर्मूले जो क्रिएट हुए हैं ये मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, ओके। कोस ए इक्वल टू सेक ए, सॉरी कोस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 एंड टेन ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1। तो ये 6 फॉर्मूले ये हो गए थे। 2 और जो मैंने ऊपर लिखे थे अभी आपके सामने, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। तो 6 तो ये हो गए, 3 ये 9 और 2 ये हो गए 11। इससे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। यही इंट्रोडक्शन था आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। इसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, तो देखिएगा आप ध्यान से। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें उससे पहले रेशो जो वर्ड है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। रेशो वर्ड को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेशो होता क्या है देखिएगा आप स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे एक वर्ड लिखा गया है रेशो। अब रेशो होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रेशो क्या होता है, तो एक बच्चा है, मान लीजिए एक चाइल्ड है जिसकी एज जो है वो कितनी है 4 ईयर्स है। कितनी है 4 ईयर्स है। ध्यान से समझिएगा, चाइल्ड है एक, उसकी एज कितनी है 4 ईयर्स। एक लड़की है जिसका नाम सीता है, उसकी एज है 12 ईयर्स। और एक लड़का है जिसका नाम राम है, उसकी एज है 16 ईयर्स, ठीक है। एक बच्चा है जिसकी एज कितनी है 4 साल। एक लड़की सीता, उसकी एज कितनी है 12 ईयर्स। और एक लड़का है राम, उसकी एज कितनी है बोलो 16 ईयर्स। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सीता जो है इस बच्चे की एज का कितने टाइम है। आप बोलोगे सर सीता जो है इस बच्चे की एज का 3 टाइम है। सीता जो है इस बच्चे की एज का कितने टाइम है 3 टाइम है। राम जो है इस बच्चे की एज का कितना टाइम है, आप बोलोगे सर 4 टाइम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सीता और राम इन दोनों की एज को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं सीता और राम दोनों की एज को डिवाइड करूंगा तो सीता की एज 12 थी और राम की एज कितनी थी 16 थी। जब मैंने इनको डिवाइड करा तो आप देखो ये जो बच्चे की एज है जिसका ये टाइम था, जैसे कि ये था 3 into 4 और ये था 4 into 4। तो ये जो बच्चे की एज है ये सीता और राम, सीता की एज 3 into 4 है, मतलब इस बच्चे की एज का 3 टाइम है। राम की एज इस बच्चे की एज का 4 टाइम है। तो ये 4 दोनों में कॉमन है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो सीता
और राम की जो एज है जिसको हमने डिवाइड करा था, कट पीट के जो बचा वो बचा 3/4। पहले मैंने सीता और राम की एज लिखी थी, जो कैंसल आउट होना था वो कैंसल होके आखिर में क्या बचा 3/4। तो ये सीता की एज नहीं है, ये इन दोनों के कैंसल होने के बाद जो आंसर आया है, मतलब इन दोनों का रेशो है, इन दोनों का रेशो है। मतलब एक नंबर है वो जो क्या था आपके सामने 4, एक सीता और राम जो है इनका जो रेशो 3/4 आ रहा है। मतलब सीता और राम की जो एज का रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3/4। मतलब एक बच्चा था उसकी एज का 3 टाइम कौन है सीता, और राम कितने टाइम है उसका 4 टाइम है। तो रेशो जो है डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको हम रेशो बोल देते हैं। मतलब राम और सीता की जो एक्चुअल एज थी उनको हमने डिवाइड कर दिया तो ऊपर 3 आया नीचे 4 आया, मतलब ये 3 सीता की एज नहीं है, ये 3 क्या है, ये 3/4 क्या है, ये 3/4 क्या है। तो बोलना कि किसी बच्चे की एज 4 थी है ना, उसका 3 टाइम कौन थी सीता थी, और राम कितना टाइम था 4 टाइम था। तो अगर आपको रेशो गिवन है, अभी मुझे बच्चे की एज पता है कितनी है 4, लेकिन नहीं पता रहेगा तो मैं क्या मान लूंगा इसको x मान लूंगा, नहीं पता रहेगा तो क्या मान लूंगा कि एक बच्चे की एज कितनी है x है। तो अगर उस बच्चे की एज का मैं मल्टीप्लाई इनमें कर दूं तो क्या सीता और राम की एक्चुअल एज निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। अगर वो बच्चे की एज जैसे मैं इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीता की एक्चुअल एज निकल जाएगी 12 ईयर्स, और राम की भी एक्चुअल एज निकल जाएगी 16 ईयर्स। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको रेशो दे रखा है कि सीता अपॉन राम का जो रेशो है वो कितना है 3/4 है, तो ये सीता की एज नहीं है, सीता और राम की एज का रेशो है। मतलब इसके अंदर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे वहां 4 से हुआ था वैसे यहाँ पे किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। वो नंबर हमको पता नहीं रहेगा, हम उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे या फिर k मान लेंगे, ठीक है। तो रेशो अलग चीज होती है और एक्चुअल वैल्यू अलग चीज होती है। राम और सीता की एज का रेशो 3/4 है, लेकिन राम और सीता की एक्चुअल एज कितनी है, बोला सर एक नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, वो नंबर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो सीता की एक्चुअल एज कितनी निकलेगी 12 निकलेगी, और राम की कितनी निकलेगी 16, जबकि रेशो 3/4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राम और सीता की एज का रेशो 3/4 आ गया। तो अगर मैं सीता की एज की बात करूं यहाँ पे सीता की एज, तो वो हो जाएगी 3 और एक कांस्टेंट ले लेता हूं मैं k, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा सीता की एज निकल जाएगी, और राम की जो एज होगी है ना वो क्या हो जाएगी 4k, एक नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई होगा और राम की एज हो जाएगी। तो ये एक रेशो का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी रेशो दिया होगा उसको एक्चुअल में बदलने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में आपको, जब भी रेशो दिया होगा दो चीजों का तो उनमें से पर्टिकुलर सिंगल के बारे में जब बात करेंगे तो पीछे k या फिर x जो भी लगाना हो वो लगा देंगे। अब आप आगे से मत पूछेगा कि सर ये k क्यों लगा दिया। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। आप ये नोट कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार में वीडियो को देखने पे आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, आप नोट कीजिएगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 का, वो आपके सामने मैंने लिखा है बोर्ड पर, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको पता चल रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें राइट एंगल कहां पर बना हुआ है बी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB एक साइड है जिसकी वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट कितनी 24 सेंटीमीटर, BC एक साइड है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है साइन A कोस A साइन C एंड कोस C। देखिएगा कैसे होता है ये। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। उससे बोला राइट एंगल कहां पर है बी पर है, तो बी पर राइट एंगल बना दिया, ठीक है। ए और सी, देखो यहाँ पे इन दोनों चीजों में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए के बारे में बात हो रही है, मतलब एक्यूट एंगल ए पे बनेगा, ठीक है।
सेकेंड में सी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सी है, तो इक्विड एंगल किस पे बनेगा, सी पे बनेगा। ध्यान रखना, जैसे ही मैं इक्विड एंगल चेंज करूंगा, मतलब जब मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कुछ और रहेगा और बेस और कुछ रहेगा। जब मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं करके बताऊंगा अभी आपको। तो अभी इक्विड एंगल ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और बेस कौन है, ये है। ठीक है, ये बेस है और ये कौन है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, आपसे उसने बोला है कि ए बी मतलब ये वाली साइड। ठीक है, ए बी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि ए बी की वैल्यू 24 ज्यादा दे रखी है, मैं इसको छोटा कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए बी जो है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस ए जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब साइन की वैल्यू निकालो तो भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों चाहिए, और कोस की वैल्यू निकालो तो आपको बेस और हाइपोटेनस दोनों चाहिए। मतलब हाइपोटेनस तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल में सिर्फ 2 साइड की वैल्यू है, तीसरी साइड की हमारे पास वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका काम ही यही है कि अगर आपके पास 2 साइड हो तो तीसरे साइड की वैल्यू निकालना। क्या होती है थ्योरम, थ्योरम ये होती है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमको इस साइड की वैल्यू चाहिए, इस साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है हमको स्टूडेंट्स, हमको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना गिवन है हमको, 7 सेंटीमीटर। हमको क्या एसी गिवन है, क्या एसी गिवन नहीं है, एसी हमको फाइंड करना है। तो एसी फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, जो मैंने आपके सामने में बोर्ड पे लिखी है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, ये तो गिवन था। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो आप ये लिख दीजिएगा, टू फाइंड करके, टू फाइंड। 2 चीजें फाइंड करनी है आपको। पहली चीज क्या फाइंड करनी है, साइन ए कोस ए। सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है आपको, सेकंड चीज फाइंड करनी है आपको साइन सी और कोस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें करनी है। सॉल्यूशन में देखिएगा, तो मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं साइड की वैल्यू निकालूंगा। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को मैं पीजीटी लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझने वाला समझ जाएगा पीजीटी का मतलब क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कौन, एसी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है आपके सामने, तो अगर इक्विड एंगल ए है, अगर आप ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है आपके पास। ठीक है, बेस कौन है, बेस ये है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए से स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 76। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625। जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा बोथ साइड तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 जो है, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, AC आ जाएगा। और ये 625 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर होता है, मैं बोलूंगा ये 25 का स्क्वायर तो होता ही है, ये -25 का स्क्वायर भी होता है। मतलब अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 25 मतलब 625 आ जाएगा। और अगर आप -25 का स्क्वायर करोगे तो ये -25 इंटू -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 625 आ जाएगा। मतलब 625 दो नंबर का स्क्वायर होता है, 25 का भी होता है और -25 का भी होता है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा तो दो वैल्यू आएगी, एक +25 और एक -25, जिसको मैं एक साथ लिखूंगा +-25 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर AC की दो वैल्यू निकाली आपने, है ना, लेकिन हमको तो प्लस ही लिखाई जाती है स्कूल में। तो प्लस इसलिए लिखाई जाती है स्टूडेंट्स क्योंकि AC जो है वो एक साइड है, और साइड जो होती है, साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं भी यहाँ पे क्या लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, लेकिन रीजन पता होना चाहिए। वैल्यू दो आती है ना, हम लेते एक एक क्यों लेते हैं, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो साइड, since side cannot be negative, therefore we take AC equal to 25। तो ये AC की वैल्यू कितना आ गई स्टूडेंट्स, 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी है, अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी है। तो अब आप रेशो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे पूछा गया साइन A निकालो, क्या निकालो स्टूडेंट्स, साइन A। और साइन A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A इक्वल टू होता है P/H। तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, बोलना सर ये रहा, हाइपोटेनस कौन है, बोलना सर ये रहा। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी, बोलो 7/25। ठीक है, cos A की वैल्यू जो है वो होती है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। A के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, ये है, हाइपोटेनस कौन है, ये। तो क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू 24/25, ये cos A की वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब मैं सेकंड के बारे में बात करता हूं। सेकंड में हमने सी के बारे में बात करी है, मतलब इक्विड एंगल कौन हो गया स्टूडेंट्स, इक्विड एंगल हमारा सी हो गया। मैंने आपको बोला था जब भी इक्विड एंगल सी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, और बेस कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। बात ध्यान से समझना, इक्विड एंगल जब अगर ए हो गया तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। पहले इक्विड एंगल ये था तो परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, क्योंकि इसके जो सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इक्विड एंगल की जो सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना, और लेटिव साइड बेस होती है। ठीक वैसे ही अगर इक्विड एंगल अगर सी है तो इसके जो सामने जो साइड है कौन सी है, ये ए बी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये जो लेटिव साइड है BC, ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इक्विड एंगल सी लेता हूं तो साइन C इक्वल टू P/H होगा, और C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, और ये मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 24। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, 25 उसकी वैल्यू रहेगी। तो साइन C जो हो जाएगा वो जाएगा 24/25। और कोस C के बारे में अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन C के रिस्पेक्ट में बेस कौन रहेगा, C के रिस्पेक्ट में बेस ये रहेगा और हाइपोटेनस ये रहेगा, मतलब 7/25 कोस C। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि इक्विड एंगल चेंज होने पर कैसे परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट r। 10p मतलब p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, और कोट r का मतलब ये है कि एंगल r के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर का रेशो। एक बात ध्यान रखना, दोनों में इक्विड एंगल चेंज हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे और इसके लिए भी परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा ये। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको जो रेशो निकालने हैं उसके लिए हमको तीनों साइड की वैल्यू पता होना
जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो साइड की वैल्यू ही है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प। तो देखना, इन ट्राइंगल, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं इसका, अगर आपको गिवन डेट करके जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी मैं एंगल आर के रिस्पेक्ट में इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, इसको हाइपोटेनस बोल रहा हूँ, इसको बेस बोल रहा हूँ, बाद में हम देख लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है स्टूडेंट्स कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारे सामने कौन है? पी आर। तो पी आर का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर क्या माना हमने अभी? 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है स्टूडेंट्स? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे भी मैं एक काम करता हूं, पहले परपेंडिकुलर को पी क्यू लिख देता हूं, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू आपको दे रखी 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 का जो स्क्वायर है वो आपको पता होगा 169 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 169। तो 13 का स्क्वायर में कर दूंगा 169। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। इस 144 को इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। मैं क्यू आर स्क्वायर पहले लिख दूंगा स्टूडेंट्स, और 169 में से 144 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट निकाल लूंगा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर बाहर आ जाएगा। और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर है? प्लस माइनस 5 का। मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन मैं डायरेक्ट 5 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब आप रेशो निकाल सकते हो आराम से। 10p मतलब एंगल p के रिस्पेक्ट में बात होगी, एंगल p के रिस्पेक्ट में बात होगी, और कोट r मतलब एंगल r के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो अगर एंगल p के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा, और बेस कौन होगा? ये होगा। और एंगल r के रिस्पेक्ट में बात करूंगा मैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 10p के बारे में बात कर लेता हूं। नाउ 10p मतलब एंगल p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यू। तो एंगल p ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं हम। p परपेंडिकुलर कौन रहेगा? बोलना क्यू आर रहेगा सर, क्योंकि एंगल p के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये 10p की वैल्यू होगी। क्यू आर की वैल्यू 5 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 5। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 10p इक्वल टू 5, तो ऊपर आ जाएगा, और पी क्यू कितना है स्टूडेंट्स? 12 है, तो ये 12 आ जाएगा। ये हो गया 10p। एंड कोट r के बारे में बात करेंगे हम। तो कोट r मतलब एंगल r के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आपको ये तो पता है कि कोट की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पता होगा, फॉर्मूला तो ये होता है। अब r के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा? तो ये रहा एंगल r, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। तो बेस मतलब 5 और परपेंडिकुलर मतलब 12, तो ये हो जाएगा कोट r इक्वल टू 12। अब आपको जो निकालना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपको निकालना था 10p माइनस कोट r। तो जो 10p की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू भी कितनी है? 5/12। तो आपको पता है सेम नंबर में से अगर सेम नंबर माइनस होता है तो आंसर 0 आता है। तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 10p माइनस कोट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात।